नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी क्यूरियस। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो अराउंड मोर देन 50% जो आपके 12th क्लास का जो सिलेबस है फिज़िक्स का वो कवर करता है और आप सब उसका नाम जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा उससे फ्रेंडली होंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते क्यों हैं? यही नहीं, कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले बात तो मन में यही उठती है, सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? हमारी डेली लाइफ में इसका क्या काम है, कहाँ कहाँ पे ये काम में आता है, कहाँ कहाँ पे हमको इससे रिलेटेड जो फिनोमेना है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यों हमें ये सबसे पहले पढ़ना ही क्यों है, क्यों दे दिया हमारी क्लास 12th में ऐसा भारी भरकम टॉपिक, जो बुक में मैग्नेटिज्म लो, कैपेसिटर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले लो। ठीक है, तो सारा का सारी जो मोर देन 50% जो सिलेबस है वो इसी से भरी हुई है। क्या है ऐसा इसमें, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली में आप सब फ्रेंडली हैं अगर आपके पास फिजिक्स है। एक वर्ड है साइंस। क्या वर्ड आता है? साइंस। और साइंस जो वर्ड है ना, एक्चुअली में आप सबको पता है, एक लैटिन वर्ड है सिंटिया। कहाँ से आता है? सिंटिया से। और सिंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। और जाना कैसे जाता है? साइंस के बेसिक दो ही बेस हैं, आधार जिसको हम कह सकते हैं, हाउ एंड वाई। क्वेश्चन करो कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में होती है तो क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है ना? अगर ये दो सवाल करेंगे, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह करेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम क्यूरियस होंगे तो सर्च करेंगे कि ये चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, तो वही चीज़ करना क्या होता है हमारा? साइंस। क्या होता है? साइंस। ठीक है सर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कहीं पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है? देखो, साइंस बेसिकली क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ अवर नेचर। हमारी जो नेचर में डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिनास होते हैं, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में पढ़ना साइंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हमारे चारों तरफ ही काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट हैं। कैसे सर? हमने तो नहीं देखे, अभी बताते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में आपने एक कहानी सुनी होगी, अंबर। सुना है आपने नाम अंबर? तो सर सुना हुआ तो है, लेकिन ये होता क्या है आज तक में हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है ना? अगर मैं अंबर के बारे में बात करूं, अगर आपने किसी ने पेड़ तो देखे ही होंगे, तो पेड़ में एक गोंद नाम की चीज़ निकलती है, हल्की हल्की सी चिपचिपी सी, आपने देखा होगा, है ना? हल्की सी, अगर मैं कहूँ तो येलोइश नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा डार्क, हल्का सा ब्लैक और वैसा कुछ कलर होता है। ठीक है ना? वो पेड़ में से निकलती है और वो थोड़े दिनों बाद जम जाती है। ठीक है ना? ये एज ए ज्वेलरी आइटम भी बाजार में बहुत ज़्यादा बिकता है। ठीक है? जब ये जम जाता है ना, कई बार देखा होगा, वो जो गोंद होती है ना, उसमें कोई मच्छर वगैरह या कोई भी आपके मॉस्किटो वगैरह बैठा हुआ है और वो मर जाता है, फिर वो जम जाता है, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एज ए ज्वेलरी भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो पहले के ज़माने में ये स्टोरी है लगभग 600 BC के आसपास की, मतलब ईसा मसीह के 600 साल पहले की बात है। ठीक है? एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन होते थे उस वक्त, जिसको हम कहते थे थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है ना? इन्होंने एक चीज़ देखी, ये मैथमेटिशियन थे। आपने थेल्स थ्योरम अगर मैथ में कहीं पे पढ़ी हो तब आप फ्रेंडली होंगे, नहीं है तो हमें कोई इतना कुछ दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ा अंबर के बारे में जानना है। तो अंबर क्या था? ये जो गोंद टाइप की जो चीज़ थी जो जम जाती थी बाद में, ये क्या था? ज्वेलरी आइटम के लिए यूज़ होता था। तो हुआ क्या, जब इसको किसी भी चीज़, एक सिल्क, या आपके पास जो सिल्क का कोई क्लॉथ है आपके पास, है ना, सिल्क और वुल का, है ना, वुलन का अगर आपके पास कोई क्लॉथ होता है और हम इसके अंबर के रब करते हैं, क्या करते हैं? रब। तो अंबर क्या करता था? डिफरेंट जो छोटे छोटे, जस्ट लाइक वाटर पीसेज हो गया, कुछ छोटी जो पेपर के पीसेज हो गया, छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स हो गए, कुछ चीज़ें होगी, उनको अट्रैक्ट करता था। क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। तो तब ये काम कैसे हुआ, इस चीज़ को तब तो कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक तो ये इंसिडेंट था। अगर मैं आपकी आज की तारीख में
अगर अपने चारों तरफ देख सकें तो जब बारिश आती है तो लाइटनिंग का जो इंसिडेंट होता है, किसका इंसिडेंट होता है? लाइटनिंग। आकाश में जो बिजली चमकती है ना, ठीक है ना, वो बिजली क्यों चमकती है? ठीक है, उसके पीछे का साइंस की सर ये बिजली चमकती, पहली बात तो क्यों चमकती है और कैसे चमकती है, वही साइंस वाला टर्म आ गया ना, क्यों चमकती है और कैसे चमकती है, क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक है, अच्छे से। तो सर ये लाइटनिंग कैसे होती है, ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ, ये आपके दोनों हैंड हैं, 2 हाथ हैं, इन दोनों को अपने आप को हथेलियों को ऐसे ऐसे तेजी से एक बार रब करो। ठीक है, अच्छे से जब आप रब करके इनको हल्का सा दूर ले जाके जब इनको पास लाओगे ना हल्का, तो आपको लगेगा जैसे ये दोनों जो आपके हाथ में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हल्का सा फोर्स आपको फील होगा। एक बार करके देखना, जोर से एक बार रब करो और एक बार हल्का सा पास में लाओ, आपको एक रिपल्शन फोर्स महसूस होगा। ठीक है, कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से चिपकना जी रहे, दूर जाना चाहते हैं। ठीक है ना, ऐसा एक फोर्स फील होगा। ये कैसे होता है सर? ऐसा तो हमने, मतलब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्यों होता है और कैसे होता है? इसके पास, इस बात का आपके पास क्या जवाब है? ठीक है, तो इन सब बातों का जो रीजन है कि ये सारी चीजें होती क्यों हैं, कैसे होती हैं, इन सारी बातों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा, इस पूरे टॉपिक में मिलेगा। एक चैप्टर तो हम इसको हालांकि नहीं कह सकते, बहुत सारे चैप्टर आपके सिलेबस का एक कवर करता है। इन सारी बातों का जो जवाब है वो हमें इकलौते टॉपिक में मिलेगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब तक मैंने आपको बताया कि ये सारे जो इंसिडेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको जो एक्सप्लेन करेगा वो ये टॉपिक करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यही तो साइंस है। साइंस होती क्या है? हमारे चारों तरफ जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में पता लगाना कि ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी घटनाएं हैं ना, इन सब का जवाब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम का टॉपिक देगा। ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम सर ये तो पढ़ रहे हैं, इतना सारा भारी भरकम जो सिलेबस है उसमें जो ये मोर देन 50% जो सिलेबस है ये कवर करता है, ये पढ़ना क्यों है? सबसे पहले तो ये मैंने आपको रीज़न बताया कि हमें पढ़ना क्यों है। ठीक है, अच्छे से, कोई भी दिक्कत? आगे चलें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। होता क्या है एक्चुअली में, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रो, ये एक लैटिन वर्ड है, अंबर के लिए जो यूज ही लिया जाता है ना, लैटिन नहीं, सॉरी, ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो अंबर के लिए यूज लिया जाता था, वहां से ये आया। ठीक है, वहां से ये आया। ठीक है, तो इसके बारे में इन सब टॉपिकों का जो एक मेन अगर मैं हाईलाइट कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक का, वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। इसीलिए बेसिकली इसको कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इट इज अ बेसिक, इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज, ये साइंस की या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? चार्ज के बारे में। अब सर ये चार्ज क्या है? ये तो नई मुसीबत आ गई। स्टडी का मतलब तो आई होप कि आपको इंग्लिश आती होगी पढ़ना। चार्ज के बारे में, तो चार्ज सर ये क्या बात होती है? ये कहाँ से आ गया? ये क्या नया अजूबा है? ठीक है, तो देखते हैं अभी ये चार्ज क्या है। एक्चुअली इतने सारे जो मैंने आपको अभी जो चीज़ें बताई हैं ना, अंबर के बारे में बताया, लाइटनिंग के बारे में बताया, ये जो मैंने हाथ रब किया था उसमें रिपल्शन हुआ था, इसके बारे में बताया, ये सारी जो इंसिडेंट्स हैं, ये सारी जो घटनाएं हैं ना, उन सब के लिए जो चीज़ रेस्पॉन्सिबल है, जो चीज़ जिम्मेदार है, जिसको दोषी ठहराया जा सकता है, वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। अरे सर मतलब लाइटनिंग के लिए भी चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, वो अंबर जो 2 छोटे छोटे पीसेस को अटैक करता है उसके लिए भी चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, हमें हमारे हाथों में ये जो रिपल्शन हो रहा है उसके लिए भी चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा सर, ऐसी बात है। तो सर ये होता क्या है? ऐसे क्या?
तो थोड़ा सब्र करो, बातें करेंगे चार्ज के बारे में भी क्या होता है। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी इंसिडेंट अभी मैंने आपको बताए थे, लाइटनिंग वगैरह वाले, हाथों में अपने जो रिपल्शन होता है, ये सारी चीज़ें, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज में लिया जाता है, बुक्स में भी मेंशन रहता है कि जब कोम्ब होता है, जब हम हमारे जो सर पे रब करते हैं तो उसके बाद छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उस कोम्ब के क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो भी उसके लिए भी चार्ज रिस्पॉन्सिबल है सर, बिल्कुल चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजन कि आपके पास जो चार्ज होता है वो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है सर, चलते हैं। अच्छा, अब सर ठीक है, चार्ज के बारे में समझ में आ गया कि चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। अब होता क्या है, जब इसकी पढ़ाई की जाती है ना चार्ज की, तो ऐसा नहीं है कि हम चार्ज को एक बार में ऐसे पढ़ लेंगे, नहीं, चार्ज भी अलग अलग 3 तरीकों से स्टडी की जाती है। कैसे कैसे सर? जब चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तब इसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है, ठीक है ना, वो आपका पहला चैप्टर है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, गॉस थ्योरम वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो चलो बाद की बातें। अभी इतना याद रखो कि चार्ज को जो पढ़ाई की जाती है, चार्ज के बारे में जो रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है, वो 3 तरीकों से की जाती है। पहला, जब चार्ज रेस्ट के अंदर हो। कैसे हो? रेस्ट के अंदर हो। दूसरा, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज कैसा हो? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, मतलब वेलोसिटी कैसी हो उसकी? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा है? 0। कैसा है? 0। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, एक बार तो जब चार्ज रेस्ट में है तब पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, एक बार जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या एक्सीलरेशन 0, दोनों वही बातें हैं। ठीक है, तो तब पढ़ाई करते हैं। एक तीसरा क्या है सर? तीसरा है चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो? हाँ बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन हो, है ना, मतलब वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, कि वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेटेड मोशन हो, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन हो। ठीक है सर, तो 3 तरीकों से हम पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे कैसे? जब चार्ज रेस्ट में हो तब, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तब, और चार्ज एक एक्सीलरेटेड मोशन में हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तब। ये 3 तरीकों से हम स्टडी करेंगे। आपके जो फर्स्ट जो 2 चैप्टर है 12th के, पहला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही 2 पार्ट बना रखे हैं, 2 चैप्टर बना रखे हैं। पहला वाला जिसमें हम गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड चैप्टर है जो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। वो दोनों इस ही स्टडी के पार्ट हैं। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, तब क्या होता है, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वैसे हम डीप में अच्छे से बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, तो एक अपने चारों तरफ एक नॉन विजिबल फील्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, ये फील्ड क्या है? ये खेत वेत मतलब क्या है ये? एक्चुअली में फील्ड का फिनोमिना आपको जो एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था? फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम क्या होता है। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सीलरेशन 0। जब चार्ज आपके पास जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब क्या करता है सर? तब सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। गेट इट माय पॉइंट? कई बुक्स में आपको मिलेगा केवल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। गेट इट माय पॉइंट? ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हेन चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन हो, तब आपके पास चार्ज क्या क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ठीक है,
और एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा? हाँ, दोनों करेगा इस कंडीशन में भी। तो सर इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है? एक बात और होती है यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। क्या करता है? एनर्जी रेडिएट, है ना, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, है ना। कभी आपने एक्सरे कराया है? एक्सरे, ठीक है ना, तो वो जो होता है वो EMW ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, जब चार्ज रेस्ट में हो तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या एक्सेलरेशन 0 हो तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, जब आपके पास चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तब आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और एनर्जी को रेडिएट भी करता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अच्छे से, कोई भी दिक्कत? आगे चलें? ठीक है। तो सर अब तक हमने चार्ज के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, चार्ज के बारे में सॉरी, कि कैसे कैसे चार्ज को हमें पढ़ना है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई साहब ये जो जितनी भी हमारे चारों तरफ ये जो इंसिडेंट है, फिनोमिना है, वो क्यों हो रहे हैं, चार्ज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। फिर सर आपने बता दिया कि चार्ज को 3 तरीकों से पढ़ा जा सकता है, जब वो रेस्ट में हो, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। लेकिन पढ़ा तो है ही नहीं, स्टार्ट करें चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के बारे में स्टार्ट करने से पहले तो यही जान लें कि ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो जानते हैं, चलो, है ना। जिस पल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो क्षण, वो क्या कहूँ मैं उसे, वो लम्हा आ चुका है ना, जब हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज, सबसे पहली बात, चार्ज होता है क्या? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, गेट इट। कई बुकों में आपको, वैसे में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी लिखा जाता है कि डेफिनेशन में आपको इंट्रिंसिक भी मिल जाएगा, वो हम इसके प्रॉपर्टीज में लिख देंगे, ऐसा कोई खास बात है नहीं। तो सबसे पहले ये आपके पास किसी भी पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बात कही मैंने कि जो चार्ज होता है वो होता क्या है? सबसे पहली बात, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ये क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पहली बात तो चार्ज, पहली बात। दूसरी बात, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच पार्टिकल प्रोड्यूस, है ना। ये पार्टिकल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन? चार्ज। चार्ज पार्टिकल की वो वाली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे सर? देखो अभी हमने बताया तो था मैंने अभी आपको, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके पास प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? तो जो मैंने यहाँ पे लिखा वही तो मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है, मैंने क्या अलग लिख दिया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था? चार्ज आपके पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, जिसकी वजह से पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यही बात मैंने लिखी है। एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, कि सर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, आपने हमें बता दिया था। लेकिन एक्सपीरियंस करता है मतलब, इट मीन्स जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो डिफरेंट सिचुएशन में आपके पास क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखेंगे तो आपके पास जो चार्ज है उसके पास क्या होगा? आपके पास उसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
किस में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आपके पास एक वेलोसिटी, एक चार्ज होता है जिसके पास वेलोसिटी है, उसको रखेंगे तो वो भी क्या करेगा? फोर्स को फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आती है। वैसे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब आगे आने वाले चैप्टर होंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्लियर है। क्या बताया मैंने कि चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की, जिसकी वजह से पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, प्लस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास फोर्स भी फील करता है। ठीक है ना, पक्की बात है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स भी लगाती हैं। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस करता है। गेट इट माई पॉइंट? अच्छे से आगे चले। ओके, अब आती है प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। अब बात आती है प्रॉपर्टीज के बारे में कि सर ठीक है, चार्ज ये होता है ना, तो अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि सर ये है क्या। ठीक है, हो तो गया कि ये है क्या, प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने हाजिर है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी का मतलब सब जानते हैं आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं। क्या सर? स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज के पास केवल क्या होता है? अपना मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन होती है क्या? अरे नहीं होती यार, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास आपके पास क्या होती है? आपके पास डायरेक्शन होती है, प्लस में मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी है मतलब चार्ज के पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड। अरे सर मतलब मजा सा आ गया। कैसे? अरे सर वो वेक्टर एडिशन वगैरह बस सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ऐसा मतलब डिफिकल्ट हो जाता। हाँ, ये आपको रिलैक्सेशन है इसमें। जब आप चार्ज पढ़ोगे तब आपको डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो चार्ज होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है सर, तो सर स्केलर क्वांटिटी तो होती है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो होता है, यूनिट भी तो होती होगी। हाँ बिल्कुल होती है। तो यूनिट क्या होती है वो सुनो आप। तो यूनिट आपको पता है काफ़ी टाइप की होती है ना। तो एसआई यूनिट के बारे में बात कर ले सबसे पहले, है ना। तो एसआई यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो होती है कूलाम। ठीक है ना, कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये यूनिट रखी गई। तो क्या कहते हैं? कूलाम। तो एसआई यूनिट जो है आपके पास चार्ज की, वो क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम। ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत? ठीक है, और बात करेंगे यूनिट के बारे में, करते हैं। अगर मैं सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूं, किसके बारे में? सीजीएस यूनिट। तो ये दो तरीकों से बताई जाती है ना। एक तो कहते हैं हम ESU। क्या कहते हैं? ESU। ठीक है, या हम कहते हैं स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम। ठीक है, क्या होगी सीजीएस यूनिट? ESU या स्टेट कूलाम। अगर मैं ESU की फुल फॉर्म बताऊं तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ESU और स्टेट कूलाम, ESU एंड स्टेट कूलाम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। तो सर अगर आप कन्वर्जन बता देते तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। जस्ट लाइक CGS, अगर मैं कूलाम को CGS में बदलना चाहूँ, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम में बदलना चाहूँ, तो सर हम क्या करेंगे? हाँ, ये बात तो आपने मतलब काम वाली बात पूछी है। देखो एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो कूलाम को शॉर्टकट में C भी लिख सकते हैं कैपिटल। तो 1 कूलाम बराबर हम जनरली लिखते हैं 3 × 10⁹ ESU, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं स्टेट कूलाम ऐसे। ठीक है, ESU या स्टेट कूलाम, 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलाम। कोई भी दिक्कत? कैसी भी? अच्छा, इट मीन्स अगर मैं आपको ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम दे दूं तो आप उसको कूलाम में कन्वर्ट कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। और अगर कूलाम दे दूं और मैं आपको ESU या आपके पास स्टेट कूलाम में कन्वर्ट कराऊं तो आप कर दोगे ना, कोई भी दिक्कत? कैसी भी? अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर, ये हो गई, ये हो गई। तो सर और कुछ होता है क्या इसका यूनिट, ऐसा कुछ सिस्टम? हाँ बिल्कुल होता है। क्या होता है सर? देखना भी। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या एब्सोल्यूट कूलाम करके होती है। क्या होती है? एब्सोल्यूट कूलाम। ये भी एक यूनिट होती है। ठीक है, पहली हमने पढ़ी SI यूनिट कूलाम, दूसरी हमने पढ़ी CGS यूनिट जिसको हम कहते हैं ESU या स्टेट कूलाम,
इसका कन्वर्जन अगर आपको करना हो तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU या स्टेट कूलाम बोला जाता है। ठीक है, ऐसे हम स्टेट कूलाम और कूलाम में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब्सोल्यूट कूलाम। ठीक है, इसका सर कन्वर्जन करना हो तो सिंपल सी बात है, 10 कूलाम इक्वल्स टू 1 EMU, 1 EMU या एब्सोल्यूट कूलाम को ऐसे शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, सबसे बात समझ में आ गई आपके अच्छे से, कोई भी दिक्कत? पक्की बात है, आगे चलें। ठीक है, इसको मिटान दूं अगर आपने राइट डाउन कर लिया हो तो। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे अभी तो हम, है ना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यूनिट्स के बारे में, थर्ड पॉइंट्स के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं तो चार्ज होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है ना। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। 2 टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है सर? अरे सबको पता है आपको, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं के ऊपर बना दो। लाइक चार्जेस जो होते हैं, कौन से? लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है सर? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अरे सर ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, जब हम छोटे बच्चे थे, दांत हमारे कच्चे थे, तभी पढ़ लिया था हमने। चलो भाई ठीक है, हमने नहीं पढ़ा था, हमें तो बाद में पता चला। ठीक है। अनलाइक चार्जेस सर, अनलाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो अनलाइक कैसे करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। गेट इट माई पॉइंट? अच्छे से, कोई भी दिक्कत? तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल बात है। जस्ट लाइक अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करूं या नेगेटिव नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं या नेगेटिव पॉजिटिव की बात करूं, वही वाली बात है, सबको पता है, तुम इंटेलिजेंट आदमी हो पहले से। अच्छा, अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक सवाल आ सकता है ना, और वो आता भी है कई बार, है ना, बोर्ड्स में भी है, ठीक है। तो और आपको आई होप मतलब मुझे लगता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, इज इट पॉसिबल टू अट्रैक्ट टू लाइक चार्जेस, कि जो 2 लाइक चार्जेस हैं क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? या मतलब सर आप ये क्या कह रहे हो, मतलब प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? मतलब प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें? सर ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल तो है। तो सर अभी तो आपने बताया कि सर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब इस लाइन में क्या हो गया? इस सवाल का आंसर आपने हाँ क्यों बोला? उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सुनना, आंसर सुनो आप, आंसर के बारे में बातें करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, मान लो आपके पास एक ये चार्ज है Q1 और ये आपके पास चार्ज है Q2, ये है Q1 ये है Q2 और मान लो ये प्लस है और ये वाला भी प्लस है। लाइक चार्जेस के बारे में बातें कर रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लेके चलें कि भाई जब Q1 की जो अमाउंट है ना वो वेरी 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 ग्रेटर देन Q2 है ना, कि जो Q1 के ऊपर जो चार्ज है वो Q2 से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। तो क्या होता है, सुनना, आपके पास ये जो Q1 है और आपके पास ये Q2 है, इसके पास होगा प्लस चार्ज। क्या होगा? प्लस चार्ज। ठीक है सर। इसके पास क्या होगा, है ना, इसके पास अगर मैं बात करूँ इसके पास माइनस 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 सॉरी प्लस होगा, है ना। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ये Q1 जो चार्ज है ना, मान लो ये Q1 वाला है और ये Q2 वाला है, मैं कह रहा हूं Q1 Q2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। कितना ज़्यादा बड़ा है? बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। बेचारे के पास 1-2 गलती से हैं तो हाँ आ गए, हैं तो आ गए कहीं से, इतने, इसमें इतने सारे हैं।
इसमें तो इतने से हैं और इसमें इतने सारे हैं, तो सर फिर क्या हो जाएगा? अभी तो है, अभी तो भी हैं तो ये लाइक चार्जेस ही। सुनना मेरी बात, एक्चुअली होता क्या है, जब ये इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इसमें थोड़े से होते हैं तो क्या करता है, इस प्लस की वजह से पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं आपके पास, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, सुनना मेरी बात, ये प्लस चार्जेस यहां पे चले जाते हैं रिपल्शन, इससे रिपल्शन के कारण, और यहां पे क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी, यहां पे पास क्या हो जाएगा, प्लस अगर यहां पे चला गया, मान लो ये प्लस यहां पे चला गया, ये प्लस यहां पे चला गया, आपके पास ये प्लस यहां पे चला गया इस रिपल्शन के कारण, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। जब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे चला जाएगा, क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसके पास इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैंने क्या लिखा, Q1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन कंपेरिजन टू Q2। तो जब ये आपके पास इसमें थोड़े से चार्ज होंगे, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज होंगे, तो रिपल्शन के कारण ये तो थोड़े से पॉजिटिव चार्ज हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, और यहां से अगर प्लस चार्ज चला जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता ना, प्लस अगर यहां चला जाएगा तो यहां पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव जो चार्ज हैं आपके पास रिडिस्ट्रीब्यूट होकर पॉजिटिव वहां पे चले जाते हैं, और आपके पास मटेरियल के माइनस चार्ज इधर आ जाते हैं। अब हो गया, अब ये प्लस और एक ये माइनस, इनकी वजह से इसमें दोनों में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। कैसा फोर्स आ जाता है, अट्रैक्शन। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है कि इज इट पॉसिबल टू अट्रैक्ट टू लाइक चार्जेस, है ना, कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो एक जो सेम नेचर के हों। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कब? जब एक आपके पास पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो वेरी 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 ग्रेटर देन कंपेरिजन टू सेकंड पार्टिकल के हो। ठीक है, अच्छे से आई होप कि आपको इस फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड ये जो सवाल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आता है कई बार बोर्ड्स में भी आता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बातें करते हैं चार्ज के। ठीक है, चलो 5th नंबर पॉइंट। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या प्रॉपर्टी हो रही है इसकी? ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं इसकी बताऊं कि इट इज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, क्या है कि आपका ये जो चार्ज है ना, जो चार्ज, इट क्या है, चार्ज है यहाँ पे, कि जो चार्ज होता है वो एसोसिएट होता है किसके साथ, मास के साथ। सर ऐसा मतलब, इसका मतलब तो समझ में आया नहीं। ये एसोसिएटेड वर्ड जो इसके लिए हुआ है ये कैसे, मतलब ये नहीं समझ में आया। सुनना मेरी बात, आपने शुरू में लिखा चार्ज की डेफिनेशन में कि चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, पार्टिकल की। किसकी, पार्टिकल की। आप ऐसे समझो, पार्टिकल है कोई, क्या है, पार्टिकल है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, मैं अच्छे से लिख दूं थोड़ा यार, मेरी राइटिंग। आपके पास कोई भी पार्टिकल है, इसकी जो प्रॉपर्टी है एक, वो क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। ठीक है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, अब समझो कोई भी है, राम श्याम कोई भी है, लिख लेते हैं राम। राम की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब या स्किल कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। ठीक है, प्रॉपर्टी है, क्या है, गुड चेस प्लेयर। चेस प्लेयर, ये एक अच्छा चेस प्लेयर है। ठीक है, राम क्या है, राम की एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी स्किल है कि एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर राम है ही नहीं तो अच्छा बैडमिंटन प्लेयर कौन है, कोई नहीं। अच्छा बैडमिंटन प्लेयर कौन है, कोई नहीं है। जब राम ही नहीं है तो राम था ना अच्छा बैडमिंटन, आपका जो अच्छा जो चेस का जो प्लेयर था वो कौन था, राम था। अगर मैं राम को ही हटा दूं तो अच्छा चेस प्लेयर है कौन, कोई भी नहीं है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ थी, राम के साथ एसोसिएट थी। ये जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ एसोसिएट थी, राम के साथ। अगर राम ही नहीं है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, किसी की नहीं। बात समझ में आ गई। एग्जैक्टली आपके पास जो चार्ज है वो किससे कनेक्ट है, पार्टिकल।
तो सर आपने पार्टिकल तो नहीं लिखा कि सर पार्टिकल से एसोसिएट होती है, आपने तो लिखा है मास से एसोसिएट होती है। अरे भाई पार्टिकल की 9th क्लास में आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? पार्टिकल की आपने 9th क्लास में डेफिनेशन क्या पढ़ी है? पार्टिकल इज एनीथिंग, है ना, या कोई भी सब्सटेंस आपके पास जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, कि पार्टिकल वो कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो एक पर्टिकुलर स्पेस को या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, तो उसे हम पार्टिकल कह देते हैं। बात समझ में आती है? या मैटर कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं, मैटर करते हैं, मैटर कहते हैं। तो अगर पार्टिकल की प्रॉपर्टी चार्ज है और पार्टिकल के पास मास होगा, पार्टिकल के पास क्या होगा? मास होगा। और अगर मास ही नहीं है, मतलब पार्टिकल नहीं है, और पार्टिकल नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। बात नहीं समझ में? इसका मतलब अगर मास नहीं है तो चार्ज का भी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मास है ही नहीं, मतलब पार्टिकल नहीं है और पार्टिकल नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। इसका मतलब मास के ऊपर ही आपके पास मास, किसी ना किसी मास के साथ ही आपके पास चार्ज हो सकता है, हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। मास के ऊपर चार्ज हो भी सकता है और एक चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है। जैसे राम है, राम जरूरी है एक अच्छा चेस प्लेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे ही है चार्ज भी। क्या आपके पास पार्टिकल के पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी तो है नहीं। इस यहां से बात समझ में आ गई आपके अच्छे से, आई होप आ गई होगी, कि आपके पास जो चार्ज होता है वो एसोसिएट होता है मास के। किससे एसोसिएट होता है? मास के। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मास के पास ही चार्ज होता है, ठीक है ना। और अगर मास नहीं है तो चार्ज भी मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से, कोई भी दिक्कत कैसी भी, आगे चले, ठीक है। हटा दूं? ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज जो है ना वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक आई होप्स आप सबको पता होगा। क्या इंट्रिंसिक का मतलब होता है? मास डिपेंडेंट। क्या होता है? मास डिपेंडेंट। IN इंडिपेंडेंट ऑन मास, क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है। चार्ज के एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छे से, कोई भी दिक्कत? आगे चलते हैं। गेट इट नाउ। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, इट इज एडिटिव, है ना, या इट हैज एडिटिव नेचर, है ना, या चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव नेचर मतलब कुछ भी, ठीक। सर क्या मतलब है इसका एडिटिव का? मतलब ये क्या मतलब है ना, देखते हैं। एडिटिव का मतलब है, एडिटिव मतलब एडिशन से। किससे? एडिशन से। कैसे सर? मान लो आपके पास एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 चार्ज हैं A B C, ठीक। मान लो इसके पास 10 कूलाम चार्ज है, इसके पास 5 कूलाम है, इसके पास माइनस का 2 कूलाम है। अब मैं कहूँ ये जो सिस्टम है आपका, क्या है ये? सिस्टम। इस सिस्टम के ऊपर मुझे नेट चार्ज बता दो। क्या बता दो? नेट चार्ज बता दो। कैसे बताओगे? अरे बहुत सिंपल सी बात है। जनरली जो चार्ज होता है उसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेट जो चार्ज होगा आपके पास, इसके पास क्या होगा? डायरेक्ट जोड़ दो, 10 + 5 - 2, तो q जो नेट है आपके पास सिस्टम के पास कितना हो जाएगा? 10 + 5 15, 15 में से 2 चला गया तो 13 कूलाम। कोई दिक्कत है किसी को? कैसी भी, ठीक है। तो सर किसी भी सिस्टम के पास अगर चार्ज पता लगाना है तो सारे जो भी चार्ज है उसके अंदर उसको उनको जोड़ दें। हाँ बिल्कुल जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा था स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का तो सवाल ही नहीं है, तो आपके लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब बच्चों वाला खेल हो गया। जोड़ के बताना है नेट चार्ज हो गया तो। बात समझ में आई ना अच्छे से? कोई भी दिक्कत? चलते हैं। हाँ एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, और ले लो सिंपल सा। मान लो आपके पास कोई एक पार्टिकल है, ए ही है, इसके पास 10 कूलाम ही चार्ज था। कितना था? 10। मैंने उसको ऊपर से 10 कूलाम और दे दिया। कितना दे दिया? 10। बताओ अब इसके ऊपर कितना हो जाएगा? अरे सिंपल सी बात है भाई साहब, 10 तो पहले से था, 10 आपने बाद में दे दिया, तो नेट कितना हो गया? 20 कूलाम। कितना हो गया? 20 कूलाम हो गया। डायरेक्ट जोड़ दो, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, ठीक है ना? कोई दिक्कत? गाइडेड क्लियर? अच्छे से
नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें, चल करते हैं, हटाते हैं इसको। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो चार्ज की 7 प्रॉपर्टीज हमने अब तक पढ़ ली, ठीक है। और चलते हैं और देखते हैं, पता ही नहीं सर कितनी बताएंगे, आज ही क्या करा देंगे ऐसा, है ना। कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो अभी तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या प्रॉपर्टी है सर बताओ। ठीक है बताते हैं। आपके पास जो चार्ज होता है ना वो इनवेरिएबल होता है। क्या होता है? इनवेरिएबल होता है। किस किस के रिस्पेक्ट में, वो सुनना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, या मैं कहूँ स्पीड के रिस्पेक्ट में। कैसे सर? इसका क्या मतलब? ये तो हमारे दिमाग के सर इधर से गया, ऐसे हवा भी नहीं लगी, सूना सूना हो गया सारा सारा। ठीक है बताते हैं, आओ इधर बोर्ड पे, है ना, हवेली पे नहीं बोर्ड पे, ठीक है। एक्चुअली में आई होप कि आप सबको मास के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बात पता होगी, ठीक है ना। मास एक्चुअली में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, देखा तो क्या होगा, पढ़ा होगा। रेस्ट मास होता है एक होता है आपके पास रिलेटिव मास। क्या होता है? रिलेटिव मास। एक आपके पास होता है रेस्ट मास, एक होता है आपके पास रिलेटिव मास। सर ये क्या मतलब, आप तो और कंफ्यूज कर रहे हो, मतलब ये कैसे होता है? ये तो हमने देखे नहीं देखे क्या? देखो अब बताते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे जिस वक्त आप एज अ नेम सजेस्ट, जब आप रेस्ट में होते हो, क्या होते हो? रेस्ट में, तब आपका जो मास होता है उसे हम कहते हैं रेस्ट मास, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं मास एट रेस्ट, है ना, जब आप रेस्ट पे होते हो तब आपका जो होता है मास, तब आपकी बॉडी का जो मास होता है वही मास क्या कहलाता है? रेस्ट मास कहलाता है। तो सर रिलेटिव मास क्या कहलाता है? रिलेटिव मास क्या होता है वो सुनना ध्यान से। मास ऑफ द बॉडी when it has some velocity, सम नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए वैसे तो, खैर ठीक है। मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट हैज सम काइंड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। जब आपकी बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी से, जब आप भागते हो, स्पीड से भागते हो, ठीक है, तब आपकी बॉडी का जो मास होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव मास। क्या कहते हैं? रिलेटिव मास। सर ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है मान ली ना, ठीक है। अब और बताते हैं, तब और ज़्यादा मानोगे। सुनना, जब आप दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है आपको अभी स्टार्टिंग में ये, ठीक है। जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है तब आपकी बॉडी का जो मास होता है उसे हम रेस्ट मास कहते हैं। और जब आपकी जो बॉडी होती है वो किसी ना किसी स्पीड में होती है, वेलोसिटी में होती है, तब आपका जब आप लेट्स सपोज भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, तब आपका जो मास होगा उस वक्त आपका जो मास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव मास। क्या कहलाएगा? रिलेटिव मास। इसका मतलब सर जब मैं रेस्ट में हूँ तब मेरा मास अलग होता है, और जब मैं खड़ा होकर भागने लग जाता हूँ तब मेरा मास अलग होता है। हाँ बिल्कुल अलग होता है। जब आप बैठे होते हो जब आपका मास होता है वो रेस्ट मास होता है, जब आप भागते हो तब आपका जो मास होता है वो रिलेटिव मास होता है। सर ऐसा अगर है तो हमने तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इतने हमने पुली के सवाल किए, वर्क डन के सवाल किए 11th क्लास में, वहाँ पे तो हमने जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह है तब तो हमने मास चेंज ही नहीं किया। जितना बॉडी का मास था रेस्ट में उतना ही मास वो हमने एक्सीलरेशन वगैरह में रख के बहुत सारे सवाल कर आए, किसी ने हमारा गलत भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, आपने जो अब तक किया था वो सही भी किया था। सर सही किया था मतलब अभी आप कह रहे हो चेंज हो जाता है, अब आप कह रहे हो कि मतलब जो आपने किया था वो ठीक किया था। अगर बॉडी का मास चेंज होता है वेलोसिटी स्पीड के साथ, तो 11th में हमने क्यों, जब वेलोसिटी में होता है तो वो वाला मास रखा था जो रेस्ट में था, तब भी तो अलग रखना चाहिए था। सिंपल सी बात है, वरना हमारा सवाल गलत है। नहीं, जो आपने किया था वो सही किया था, उसके पीछे एक बेसिक रीजन है। वो क्या है वो सुनना। ये सारा जो दर्द है वो है आइंस्टीन सर का। किसका है? आइंस्टीन सर का। आपने इनकी थ्योरी का नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसका नाम सुना होगा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है।
इन्होंने कहा कि जब आप रेस्ट में होते हो ना तब आपका मास अलग, और रिलेटिव जब आप किसी स्पीड से भाग रहे हो तब आपका मास अलग, और मास ही नहीं लेंथ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। मास चेंज हो जाता है, लेंथ भी चेंज हो जाती है, टाइम भी चेंज हो जाता है। जहाँ पे आपने कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे कि वैसा हम पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, उसको टाइम डायलेशन बोला जाता है, उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उसी में एक मास भी चेंज हो जाता है। तो इतना डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बातें करेंगे। क्या करेंगे सुनना। तो सबसे पहले सर रेस्ट में है तब तो हमें पता हमारा जो मास है वो कितना है, कैसे है। जब हम भागेंगे तब हमारा मास कैसे पता लगाया जाए सर, उसका फॉर्मूला इन भाई साहब जी ने दिया था, वो सुनना आप। क्या है, अगर मैं इसको रिलेटिव मास मानूं, कैसा मास मानूं, रिलेटिव मास, और इसको मैं मानूं रेस्ट मास आपका, तो इसका फॉर्मूला आइंस्टीन सर ने दिया ये। यहां पे ये जो m है वो है रिलेटिव मास, ये है आपका रेस्ट मास, ये है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बताएं, ठीक है। m आपका है जो क्या है, रेस्ट मास है। क्या है, रेस्ट मास, ठीक है। c आप सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्चुअली में जब आप ध्यान से देखो, ये रिलेटिव मास का फॉर्मूला है, इसका मतलब रेस्ट मास रखो नीचे √1 - v, जिस स्पीड से आप भाग रहे हैं वो, और c आपके पास वेलोसिटी इसकी। अब एक बात बताओ, अगर मैं जनरल बातों में देखूं तो देखो 1 - v²/c², आप कुछ भी कर लो, आप कितनी स्पीड से भागते हो, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 30, 50, 60, 60, 70, 80, 100, 200, 500, वो भी पॉसिबल नहीं है ना, इतनी स्पीड से भाग लोगे। तो v जो है आपके पास वो बहुत 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 ज़्यादा कंपेरिजन टू c होता है नहीं होता है, ठीक है सर। कम कर दिया गया, होता ही है इसमें, मतलब कम करने वाली क्या बात है, ये तो होता ही है, ठीक है सर। मान लिया आपकी बात, मानोगे क्या, होता ही है ना, ठीक है, हो गया। उसके बाद सर ये तो चलो कम है ही, उसके बाद तुमने इस कम का स्क्वायर और कर दिया, तो ये इसका स्क्वायर तो c² से और भी ज्यादा कम होगा, ये तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो देखो v²/c² की जो वैल्यू है ना, किसकी, v²/c² की वैल्यू है वो वो लगभग टेंड्स टू, अगर मैं लिखूं तो 0 ही होती है। क्या होती है, 0। क्यों होती है, क्योंकि v की वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आपके पास क्या होती है, कम होती है। अगर ये न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तब आपके पास इस फ्रैक्शन की वैल्यू लगभग क्या ही आती है, 0। क्या होती है, 0, या मैं लिख दूं टेंड्स टू 0। क्या लिख दूं, टेंड्स टू 0। अगर ये 0 हो गया, आपके पास क्या बच गया, 1 - 0 1 √1 तो आपका रिलेटिव मास किसके बराबर आ गया, रेस्ट मास के बराबर। इसका मतलब डेली लाइफ में जितने भी आपने 11th क्लास में सवाल किए थे, उन सब सवालों में डेली लाइफ में इतनी हम ज़्यादा वेलोसिटी अटेन नहीं कर सकते जिससे हमारा जो मास होता है ना वो चेंज हो जाए। इसलिए वहाँ पे जितने भी सवाल हमने किए थे, जो भी सवाल किए थे डिफरेंट काइंड ऑफ, वो सब क्या थे, वो सही थे। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने सवाल किए थे वो सही थे। क्यों सही थे, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कंपैरिजन टू लाइट की जो वेलोसिटी है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, और उसकी वजह से हमारा जो रिलेटिव मास है, वो रेस्ट मास है, वो क्या है, लगभग बराबर होता है। कोई दिक्कत, अच्छे से, पक्की बात है, ठीक है। तो चलो सर हमारे लिए तो बराबर है, लेकिन हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए ये सेम बात नहीं कह सकते। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन वगैरह की बात करूं, उनका मास तो बहुत ज़्यादा कम होता है और उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइट के कंपैरिजन में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं सर, इसका मतलब रिलेटिव मास उनका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज होगा। क्या होगा, बिल्कुल चेंज होगा। वो रेस्ट में होंगे तब उसका मास कुछ और, तब जब आपके भागेंगे तब मास कुछ और। इसका मतलब सर मास चेंज हो जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स का, बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? अब सुनना, अब अगर आपको इस बात का मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब क्या पता चला यहाँ से कि जो मास होता है वो वेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब चेंज नहीं, इन का मतलब नहीं, वेरिएबल का मतलब चेंज होना, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मास जो होता है आपका क्या होता है,
वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल। कैसे हो तो रहा है स्पीड के साथ मास क्या हो जाता है आपके पास चेंज। लेकिन चार्ज सर, चार्ज 1 कूलम चार्ज और वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, उसका चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तभी मैंने लिखा वेलोसिटी और स्पीड के रिस्पेक्ट में आपके पास कभी भी आपके पास जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे आपने 11th में काफ़ी सारे मैकेनिक्स में सवाल किए होंगे, अगर हम ग्राउंड पे हैं, ठीक है, और आप बारिश की बूंदों को देख रहे हैं, रेनफॉल वाली आपने प्रॉब्लम्स करी होंगी, तब आपके पास रेन की जो वेलोसिटी होगी वो अलग होगी, जब आप बाइक पे चल रहे हैं तो अलग होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने जैसे ही चेंज किया वैसे ही क्या हो गया, आपके पास चेंज हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन जो चार्ज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वेलोसिटी स्पीड के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है जो पहले था। इतनी बात समझ में आ गई कि चार्ज इज इनवेरिएबल एंड वाई, है ना। मैंने बताया था साइंस में हाउ एंड वाई, तो उसका रीजन होता है। तो ये मैंने आपको सारा रीजन एक्सप्लेन किया है कि चार्ज जो इनवेरिएबल होता है वो क्यों होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई भी दिक्कत? आगे चले? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ओके, और क्या प्रॉपर्टी है सर? इतनी सारी तो बता दी, है ना। अरे मेन तो अभी बची रही है ना। मेन आपने जो न्यूमेरिकल किए होंगे अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के, हाँ सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो बच ही रहा है अभी, हाँ वो बच रहा है। अब उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन से पहले हम एक और प्रॉपर्टी की बात बाद में कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसे कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना। बस कुछ वैसा ही, कुछ क्या वही है लगभग, ठीक है ना। कैसे सर? ये सेम कैसे है लगभग, ठीक है, देखना। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब मैं आपको जनरल अगर मैं बताऊं, आइसोलेटेड इसका मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। ये संसार में अकेला है, भाई के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये भाई किसी को देखता ही नहीं है, ना किसको दुनिया संसार से मतलब है, ये अकेला ही है, ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना, अपने अकेले में मस्त रहना, ठीक है। तो जो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो कैसा होता है? अकेला। ऐसे आप समझ लो आइसोलेट, है ना। आजकल एक बहुत ज़्यादा वर्ड चल रहा है आइसोलेशन में रहो। आइसोलेशन का मतलब क्या है? दूसरों से कट के रहो, अकेले में, दूसरों के टच मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह में ना आए, दूर रहें, आइसोलेशन। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जो एक सिस्टम है जो अकेला है, क्या है? अकेला। उसके लिए जो होता है आपके पास चार्ज इज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब चेंज नहीं होता, जितना है ना बस उतना ही रहता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है सर वो नाइदर नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ वो भी है, वो भी मेंशन कर लो, ठीक है ना। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड कैसे रहता है? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको पैदा कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी पार्टिकल हैं उन पार्टिकल में एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे सर? सिंपल सा एग्जांपल है ना। मैं एक बता देता हूँ, फिर मैं आपसे कराता हूँ एक बार, फिर बताना आप, ठीक है। वही हमारे एक सिस्टम है, खूबसूरत था, खूबसूरत तो खैर नहीं है। ए, बी और सी, इसमें 3 पार्टिकल है। मान लो इसके ऊपर 5 कूलम है चार्ज, इसके बाद 50 कूलम है, इसके बाद माइनस का 5 नहीं अच्छा नहीं लग रहा, माइनस का 15 कूलम है। कितना है? माइनस का 15 कूलम है। इन तीनों ने आपस में, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका कोई जगत से कोई भी ना लेना देना नहीं है, ये अकेला है बेचारा।
इन्होंने आपस में कुछ लेना देना किया और ये बन गए ऐसे, सुनना, ए बी और सी। इसके ऊपर आ गया 40 गुलाम, इसके ऊपर आ गया 10 गुलाम। तो आप बता सकते हो सी पे कितना आएगा। सिंपल सी सवाल है, बचपन से 7वीं 8वीं से 9वीं 10वीं से इतनी तो समझ आ ही जाती है। नेट चार्ज कंजर्व्ड है, क्या है, कंजर्व्ड है। मतलब आपके पास अगर ये सिस्टम है, इसके पास नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मैंने आपको बताया था। इट मीन्स 5 प्लस 50 प्लस माइनस है नहीं, -15। इसका मतलब नेट चार्ज इस सिस्टम के पास कितना है, 5 और 55 में 15 क्या है, 40 गुलाम। कितना चार्ज है, 40 गुलाम है। कितना है, 40 गुलाम। अगर इस सिस्टम के पास नेट चार्ज 40 गुलाम है तो इस सिस्टम के पास भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए। ये वही वाला तो सिस्टम मैंने नीचे बनाया है। कब बनाया है, इन तीनों ने जब आपस में कुछ लेना देना कर लिया। इन तीनों ने लेना देना कर लिया, लेकिन नेट तो अभी भी 40 रहना चाहिए ना, रहना चाहिए बिल्कुल। तो मान लो सी के ऊपर x चार्ज मान लो, क्या मान लो, x। मुझे ये बात पता है कि 40 इसके ऊपर प्लस 10 प्लस x इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, नेट चार्ज आपके पास होना चाहिए 40। कितना होना चाहिए, 40। तो 40 से 40 कट, इसका मतलब x के ऊपर कितना गुलाम चार्ज है, माइनस का 10। मतलब x पे कितना चार्ज आ गया, माइनस का 10 गुलाम। अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन में, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे -15 आ गया। अब इन तीनों ने आदान प्रदान किया, जो भी लेना देना था वो किया। अब इसके बाद आ गया 40, इसके ऊपर आ गया 10, इसके ऊपर आ गया माइनस का 10। लेकिन नेट चार्ज यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी आपके पास 40 है। करके देख लो, 40 प्लस आपके पास 40 प्लस 10 माइनस 10, 10 से 10 कट गया, बचेगा 40। हो गया ना। दोनों के पास नेट चार्ज कितना है आपके पास, 40 गुलाम। कितना है, 40 गुलाम। तो आई होप कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत कैसी भी अच्छे से, ठीक है। तो मिटा दूं इसको। लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। बहुत देर से मुझे लगता है काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर वो तो करा ही नहीं, एक में न्यूमेरिकल आते हैं उस पर थोड़े बहुत, वो तो करा ही नहीं, आप तो इजी करा देते हो, है ना। अरे कोई बात नहीं, लास्ट में करा देंगे, क्या हो गया। वो क्या है, थोड़ी मेरे को कम आती है ना फिजिक्स, ये भी बात है। देखते हैं, अब बात करते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेना कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं मेरी याद नहीं है, 9वीं 10वीं जो भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ये क्वांटाइजेशन का है ना, क्वांटाइजेशन क्या है, सुनना जरा, होता क्या है। एक्चुअली में आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पता है आप सबको, कोई दिक्कत, ठीक। प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस का, ये प्लस का। न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास 0 होता है, आप सबको पता है, ठीक है। हाँ, मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं, जब कोई भी चीज़ न्यूट्रल है, एक तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक कंडीशन होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसके पास चार्ज नहीं होते या, हाँ, चार्ज नहीं होते। जिसके पास चार्ज, आपके पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो न्यूट्रल कंडीशन में है। कैसा है, न्यूट्रल कंडीशन में। मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो इसमें क्या मतलब, ये आपके पास न्यूट्रल है इस वक्त, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो सर ये न्यूट्रल है, इसका मतलब कि उसके पास चार्ज 0 है? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है वो सुनना आप मेरी बात ध्यान से, कई बार लोग इसमें गलती कर जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो इक्वल अमाउंट में है। किसमें है, इक्वल अमाउंट में है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपका जो ऑक्सीजन है वो कौन से नंबर पे आता है, 8 पे। तो इसमें क्या है, 8 तो इलेक्ट्रॉन है और 8 क्या है, प्रोटॉन। और आपको पता है इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों क्या एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्जिंग ही है, चार्ज तो है लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में होते हैं। उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, न्यूट्रल वाली कंडीशन। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, तो
तो हम कहाँ थे, हम क्वांटाइजेशन के बारे में बातें कर रहे थे कि सर क्वांटाइजेशन क्या होता है वो सुनना। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना होता है, प्रोटॉन के ऊपर इतना होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर इतना होता है, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ एक बार के लिए। इसके अलावा आपने इस छोटे पार्टिकल्स भी सोच रखे होंगे, पता होगा आपको, क्वार्क्स वगैरह बुक्स वगैरह में भी मेंशन होते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है क्वार्क्स वगैरह के साथ, क्या आपके एक्चुअली में एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, ये फ्रीली पाए जाते हैं। आप एटम, ठीक है, तो एटम के बाद जो एटम में अगर हम देखें तो क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके पास न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके चारों तरफ, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं आपके 3D स्ट्रक्चर में, आपके एटम में, वो क्या करते रहते हैं, आपके रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। लेकिन जो क्वार्क्स होते हैं ना, वो बहुत, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती। क्या नहीं होती, स्टेबिलिटी। वो बहुत माइक्रोन सेकेंड्स के लिए ही, मतलब आपके पास, अगर आपने LHC का नाम सुना होगा कहीं पे, 2012 में जो आई थी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, एक्चुअली में वो एक मशीन है, जमीन के नीचे से सर्कुलर लूप बना रखा है उन्होंने, यहाँ पे ये यही काम करते हैं, टकराते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक दूसरे से। यहीं से आपके पास क्वार्क्स वगैरह जो आए थे। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे जो क्वार्क्स जो है ना, है तो इनसे छोटे भी चार्ज हैं, इसको हम बोलते हैं एक ई, क्या बोलते हैं इसको, ई, है ना, ई बोलते हैं इसको, माइनस का, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। ये प्लस ई हो गया, इतना कोई बात, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इतना होता है, प्रोटॉन के ऊपर इतना होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, किसके ऊपर, हाँ, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो होती है वो इनकी होती है, लेकिन क्वार्क्स की नहीं होती है। इसलिए जो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड जो चार्ज का माना गया ना, वो क्या माना गया, इसको ही माना गया, किसको, इसको, ई को, और इसको बोला गया कि भाई साहब सबसे छोटा जो मैग्नीट्यूड जो चार्ज माना जाएगा ना, वो यही माना जाएगा, क्या, 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे छोटा नहीं है, लेकिन वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत काफ़ी कम टाइम के लिए, और फिर तुरंत चला जाता है, ठीक है। उसकी इंडिविजुअल कोई भी लाइफ स्पैन नहीं है, आपके पास कहीं इंडिविजुअल वो आपके पास नहीं पाया जाता, वो मिलके तुरंत प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह ये सारी चीज़ें बना लेता है, ठीक है। तो आपके पास होता क्या है, तो आपके पास सबसे छोटा जो चार्ज माना गया वो माना गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर सबसे छोटा चार्ज ये माना गया, इट मीन्स इस चार्ज के टुकड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, अगर ये छोटा, सबसे छोटा है तो सबसे छोटे के तो क्या ही टुकड़े होंगे, इसका मतलब इसके टुकड़े हो नहीं सकते, ठीक है सर, नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो इसका इंटीजर मल्टीपल ही होगा। क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ही होगा, ठीक है। नहीं सर, आपने तो ऐसे लिख दिया, समझ में नहीं आया, नहीं आया क्या, क्या तरीका, सोचें सोचें सोचें, ठीक है। एक तरीका बताता हूं मैं आपको, सोचना। मान लो ऐसे एक सीढ़ियाँ है, ठीक है, ये 10 मीटर ऊंची है, ठीक है, ऐसे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। यहाँ पे एक बॉल रख दूँ मैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बॉल की हाइट क्या क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल सर। 20 हो सकती है, बिल्कुल सर। अगर यहाँ पे रख दो तो 20 हो जाएगी, यहाँ पे रख दो तो 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आगे अगर मैं और लैडर बना दूँ, आपके पास स्टेयर्स बना दूँ, सॉरी स्टेयर्स बना दूँ, तो 50 60 70 80। अच्छा, कोई भी बता सकता है मेरे को 15 हो सकती है इसकी हाइट, कहीं पे भी 15 मीटर हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती ना। कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो स्टेयर्स की जो हाइट है वो या तो 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो या तो सर ये 10 पे होगी, या फिर 20 पे, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 35 32 31 29 25 हो सकती है, हो ही नहीं सकती, दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बॉल की हाइट को एक लाइन में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ H बराबर tan n, क्या लिख सकता हूँ, tan n। tan n का मतलब n बराबर 1, मतलब पहली सीढ़ी पे n बराबर 1 10 मीटर हाइट, दूसरी वाली सीढ़ी पे n बराबर 2 20 मीटर, तीसरी वाली सीढ़ी पे है तो n बराबर 3 30 मीटर, है ना। इसका मतलब आपके पास जो बॉल की जो हाइट है वो इंटीजर मल्टीपल हो गया किसका, 10 का। क्यों, क्योंकि जो स्टेयर्स की जो हाइट है वो कितनी है, 10 10 10 10 10। गेट इट, यही है क्वांटाइजेशन, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। अब आप सोचो, मान लो
अब ये हाइट है, ये जो है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मान लो ये हाइट है, क्या है, हाइट। अब किसी भी पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज या 1.6 10⁻⁻90 इसका दुगना, फिर तिगना, फिर ये, फिर वो हो गया या नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? आई होप कि अब तक आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके पास जब बता ही दिया कि आपके पास ये जो लैडर की जो हाइट है, ये हाइट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, यही है ही ये। अब आपके पास यहाँ पे हो तब आपके पास चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब यहाँ पे हो तब कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे हो तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। इट मीन्स क्या है, ये इंटीजर नंबर ही तो है, वही तो बात लिखी मैंने कि यहाँ पे जो n है वो क्या है, वो है इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है जहां पे n जो है वो इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर नंबर। e आप सबको पता ही है, ठीक है। ये प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए लगाया गया। कोई भी दिक्कत, मतलब n की जो वैल्यू है वो इंटीजर मतलब फुल्ली नंबर आएगी। ये नहीं है कि भाई 1.5 फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आएगी, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई भी दिक्कत कैसी भी? तो सर इसको लिखेंगे कैसे? बहुत आसान सी बात है, ठीक है। लिख देंगे इसको, नेट चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज द इंटीजर multiple of charge on electron। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर प्लस माइनस एन। तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बता देता हूँ अभी यहाँ पे, फिर हम वैसे कंपटीशन लेवल के भी करेंगे बाद में। ठीक है ली, अभी मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन पुटअप करूँ, क्या अगर मैं बोलूँ 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज आपको दे दिया, क्यू दे दिया, क्या दे दिया? क्यू, है ना। इतना चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर हो सकता है क्या? है ना। अगर मैं यहाँ पे चलो इंग्लिश में सवाल ही लिख देता हूँ, इज इट पॉसिबल टू हैव ए चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज हो, नेट चार्ज इतना हो? देखते हैं सर सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिखना सीखो। क्या लिखना सीखे? गिवन आपके पास क्या है? क्यू दे रखा है आपके पास 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ई की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फॉर्मूला उसके बाद Q बराबर N इंटू ई। N की वैल्यू आप निकालें, N की वैल्यू रहेगी Q बाई ई, मतलब Q की वैल्यू आपको दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये गया पॉइंट से पॉइंट, 16 3 जा 48। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इट मीन्स क्या, ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है सर। क्यों सर? n की जो वैल्यू आई है वो तो इंटीजर नंबर आई है। क्या ये? इंटीजर नंबर आ गई। इसका मतलब ये वाला चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर पॉसिबल है। कोई दिक्कत कैसी भी? पक्का। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता 45 या लिख देता 40, तो पॉसिबल थी? नहीं थी, तब तो फ्रैक्शन आता है यहाँ पे। क्या आता? फ्रैक्शन। तब तो ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। गेट इट माई पॉइंट अच्छे से? कोई भी दिक्कत? आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको आज का एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है बोर्ड में। एक्चुअली में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो आपके पास वो चीज़ क्या होती है, वो वाला चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर पॉसिबल नहीं हो सकता। कि जो n की वैल्यू है क्या आनी चाहिए आपके पास? इंटीजर आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आती है तो वो वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, अब तक तो मैंने आपको ये बात कही। एक सवाल आता है आपके, क्या आता है, क्वेश्चन सुनो, व्हाई वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि सर मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे जब चार्ज की वैल्यू बड़ी हो, कैसे सर बड़ी मतलब, अरे अभी तक हमने क्या पढ़ा था 4.8 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻19, तो देखो कितना छोटा है, -19 कितना छोटा हो गया। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े लेवल पे, जस्ट लाइक 1.6 × 10⁻³ ले लूँ, माइक्रो कूलाम ले लूँ, 1 कूलाम ले लूँ, 2 कूलाम ले लूँ। ठीक है, अगर बड़े लेवल पे देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इग्नोर। सर ऐसा क्यों? अभी तो कहा आपने पॉसिबल ही नहीं है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप कह रहे हो हम इग्नोर कर देंगे, ऐसे कैसे कर दोगे? रीजन तो दो। ठीक है, मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा, एक तरीका जो आपको लिखना है और दूसरा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात आंसर है ना, कैसे समझाऊं, मतलब शॉर्टकट में समझाऊं पहले। ठीक है, आप एक बात सोचें, मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, जस्ट लाइक ये आपके पास ये अगर आप यहां से देखो तो आपको इन लाइंस के बीच में गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? पक्की बात है एकदम, ठीक है सर दिख रहा है। लेट सपोज अब आप दूर चले जाओ, बहुत ज़्यादा दूर, तो ये गैप धीरे धीरे आपको कम दिखाई देगा और आपको दिखाई देगा कि ये पूरी ही लाइन है, ये गैप ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को पास से देखते हो ना तो उसमें छोटे छोटे फ्रैक्शंस भी आपको दिखाई देते हैं, जब आप दूर से देखते हो तो वो कंटिन्यूअसली दिखाई देती है। ठीक है ना? तो यही फंडा है कि भाई मैक्रोस्कोपिक का मतलब जब आप दूर से देखते हो ना तो वो जो छोटे छोटे से जो गैप्स थे उनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब आप पास से देखते हो, मतलब माइक्रोस्कोपिक, दूर वाला मैक्रोस्कोपिक, पास वाला माइक्रोस्कोपिक, जब आप पास से देखते हो ना तब वो गैप क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप दूर से देखते हो तो वो गैप नहीं दिखाई देते। ठीक है ना? ये तो मैंने आपको जनरली एक जनरल बुद्धि से बता दिया कि मैक्रोस्कोपिक और आपके पास लेवल पे हम इग्नोर क्यों कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लेवल पे देखो, पहले देखते हैं लिखना कैसे है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखते तो ऐसे हैं, वी कैन इग्नोर quantization of charge at macroscopic level because amount of charge या magnitude of charge is very large। ठीक है, सिर्फ इतना, कोई ज्यादा मतलब ऐसा कोई हाय तोबा वाला नहीं, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो अमाउंट जो होता है उसका बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा चार्ज होता है, तो उस लेवल पे इसी के कारण हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं। सर समझ में तो नहीं आया इससे मतलब कैसे? अच्छा, अब मैं समझाने के लेवल से आपको बताता हूं कि ये होता कैसे। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, बड़ा चार्ज लेके देखो ना, वहीं से आंसर आ जाएगा। कैसे लेते हैं? मान लो किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, मैं मान लूं आपके पास 445 माइक्रोकूलाम है, लेट सपोज। कितना है? 45 माइक्रोकूलाम। करते हैं सर ये पॉसिबल है या नहीं है, है ना? करते हैं, ठीक है सर, देखते हैं। अगर ये इतना है, मतलब रखो Q बराबर NE में, Q बराबर NE, तो N बराबर क्या आ जाएगा? 45 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई E। E की वैल्यू हमें पता है 1.62 10⁻⁻19। ठीक है सर, आ गया। अब देखो सर ये कटेगा तो अब भी नहीं, ये 0 लगा दिया मैंने, है ना? अगर मैं इसको काटूं तो कैसे कह रहा? 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10। ठीक है ना सर? अब क्या करें? देखो इसको ऊपर ले जाओ, अगर मैं ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये n की वैल्यू आ जाएगी हमें 225/8 इंटू, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो याद आएगा आपके पास 6 कट जाएगा, 7 10⁻13। अगर आप ध्यान से देखो 13 है ना, 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 × 10⁻10। बात तो वही है,
बात तो वही होगी ना, 10^10 और 3a 13, बात तो वही है। ठीक है सर, ये क्या जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 दोबारा कर दो 2 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो n की वैल्यू आपकी ऐसे समथिंग करके ये आ गई। कर लेना जो भी आपको निकालना है, मतलब इतने आ गए। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है या कंप्लीट वैल्यू है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर आया या नहीं आया, आ गया ना। अच्छा सर ये आ गया क्या, फ्रैक्शन नहीं आया, नहीं आया, फ्रैक्शन नहीं आया, फुल नंबर आया है। और ये कब होगा, जब आपके पास आप ये देखो कि ये चार्ज कितना रहा 45 माइक्रोकूलम, 45 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना है 10⁻⁻19, मतलब 10⁻13 टाइम्स ज्यादा। ये वाला चार्ज 10⁻13 टाइम्स है किसके, ई के, इतना ज्यादा चार्ज है ये। इन दोनों चार्ज के बीच में गैप कितना बड़ा है, ठीक है। जब इतना ज्यादा चार्ज होता है ना तो ये अपने आप में फुल्ली कट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास इंटीजर नंबर ही आएगा। आपके पास 16 है, डिविजिबिलिटी यहाँ पे 10⁻13 थी, कितनी ही ले लो ना, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी होता 41 होता, कुछ भी होता, व्हाटएवर, कट जाता है आराम से, है ना। तो आपके पास फुल्ली नंबर ही आएगा, आपके पास एक इंटीजर नंबर ही आएगा जब मैक्रोस्कोपिक पे, है ना। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे ले लेता, लेट सपोज 45 इंटू 10⁻18, तो कैसे कटता, एक ही 10 आता तब तो कटता ही नहीं, तब तो फ्रैक्शन आता ही आता, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको आपको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये तो मैंने फिर भी मैक्रोस्कोपिक कहा, माइक्रोस्कोपिक ही लिया है, ये तो मैंने माइक्रोस्कोपिक लिया है। अगर मैं 1 कूलाम ले लूं, 1 कूलाम ले लूं, 2 कूलाम ले लूं, 3 400 कूलाम ले लूं, तब भी आपको पता है तब तो 10⁻19 ऊपर आ जाएगा, और तब भी आपके पास क्या आएगा, n एक इंटीजर नंबर ही आपके पास आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भाई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, घर पे रहें, सेफ रहें, गुड बाय।